नमस्कार। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के आर्काइवल इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम गोदावरी दत्ता। मैं लहरियासराय दरभंगा बहादुरपुर गांव में मेरा जन्म हुआ। 1930 में मेरा जन्म हुआ। मैं एक बड़े भाई, उसके बाद मैं, और उसके बाद एक भाई एक बहन, दो बहन दो भाई हैं। मेरी माँ बहुत बड़े कलाकार थी और मेरे पिताजी गुजर गए। मेरी छोटी बहन के बहुत छोटी थी, एक साल की तभी, तो बहुत समय जो बहुत दिक्कत से हुआ। तो वो अपना कलाकार थी, इतने बड़े कलाकार थी कि उनको सारे गांव के लोग इज्जत करते थे और सबका ब्याह शादी, जो भी मिथिला का जो रिवाज है उसके अनुसार पुरहर, पातिल और डाला इत्यादि सब कुछ वो बनाती थी बहुत अच्छी तरह से। बहुत बड़े कलाकार। तो उसका थोड़ा बहुत हम लोगों का जो परवरिश हुई, हमारी माँ की सहायता बहुत बड़ा ये इसका महत्व रखती है। हम लोग बहुत माँ के बहुत इज्जत करते हैं। स्वर्गीय सुभद्रा देवी उसके नाम से। हाँ, और तो मेरी माँ जब काम करती थी घर में, तो मैं 5-6 साल की थी। तो अगर इधर अगल बगल चली जाती थी तो जा कर के हम थोड़ा सा ब्रश तो नहीं था, बांस के तिल्ली जिसको हम पिहुआ बोलते हैं, पिहुआ से उसको थोड़ा सा चला देती थी। तो माँ जब हमको मालूम होता कि माँ आ रही है तो हम उसको छोड़ करके अलग हो जाती। तो माँ देख लेती तो वो माँ हमको कहती थी कि बेटा तुम क्यों भाग जाती हो, तुम बनाओ, और अगर इसमें खराबी होगा, कुछ होगा, हम संभाल लेंगे, तुम लेकिन बनाओ तुम। तो इस तरह से मुझे बहुत सहूलियत मिला, हेल्प मिला मेरी माँ की तरफ से। इस कला को बनाने में मैं बहुत सहायता मिला। अब मेरी माँ मेरी कला गुरु मेरी माँ है। इसी तरह से बनाते बनाते 12 बरस की अवस्था, 12 साल की 6 महीना के बाद मेरी शादी हो गई। उस समय में, हमारे समय में 12 बरस की लड़की हो जाती थी घर में तो ये बहुत हो गया, उसको शादी करना जरूरी था। तो फिर भी शादी हुआ। तब दरभंगा जिला सब एक ही था, मधुबनी जिला अलग नहीं था जब मेरी शादी हुई। तो वहाँ मधुबनी स्टेशन के नज़दीक रांटी गांव में मेरी शादी हुई और अच्छा परिवार था। और मेरे पति भी, 2 भाई और एक बहन, माता पिता सब संपन्न था सब कुछ। तो वहाँ गए तो मैं बहुत छोटी थी। फिर भी धीरे धीरे वहाँ पर भी कला का जो ब्याह शादी में हम लोगों को ये नहीं है कि अभी ये कला का विस्तार हुआ है। जब विस्तार तो जरूर हुआ है, इतना तो नहीं था, लेकिन जब तक ये बनता नहीं, डाला, कागज, पुरहर, पातिल, नीचे में अल्पना, कोबर का बहुत महत्व है। वो एक यंत्र है, कोबर जो है एक यंत्र है। उसको बना करके कोहबर में एक तो अगर दीवार पर में बनाया जाता है। अगर शादी साल भर 6 महीना पहले तय हुआ तो उसको टाइम मिलता है, अब बना देते हैं, और नहीं तो कागज के ऊपर बना करके दीवार में चिपका देते हैं।
क्योंकि वो एक यंत्र है कोबर जो है। तो जब तक दूल्हा दुल्हन मिल करके दोनों साथ मिल करके उस सिंदूर उसमें नहीं लगाएगी, पूजा नहीं करेगी, तब तक शादी संपन्न नहीं माना जाता है। तो उसमें बीच वाले पत्ती में, बीच में कोबर के बीच में पुरैन के गोलाई में दुल्हन जो है वो सिंदूर लगाती है, दूल्हा उसके बाँह पकड़ते हैं। और वहाँ पर में बांस रहता है, बांस में दूल्हा लगाते हैं और दुल्हन उसकी बाँह पकड़ती है। इसलिए कि ये जो बीच वाले में ये लगाती दुल्हन लगाती हैं, इसका ये महत्व माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड समझिए कोबर को थोड़ी देर के लिए, और उसमें हम शादी करने जा रही हूँ, और ब्रह्मांड में जो खुशी है, खुशी का जो पाठ है वो उसको मैं पूजती हूँ। और दूल्हा जो कि हमारे शादी पति और बाल बच्चे सब, जैसे उसमें 7 पत्ते होते हैं, बाल बच्चे हमारे परिवार जो है सो इसी तरह से सुंदर और अच्छा और संपन्न लगे और रहे हमेशा। और बांस में जो लड़का लगाते हैं सिंदूर, उसका ये मतलब कि वो वंश वृद्धि के तत्पर से उसमें कि बांस को एक बार जमीन में गाड़ देते हैं तो फिर उसका इतना वृद्धि होता रहता है कि इधर से काटते हैं, काम करते हैं, उसको एकदम रहता है। तो इसी तरह से वंश वृद्धि के लिए लड़का दूल्हा उसमें सिंदूर लगाते हैं। तो जब तक कोबर की पूजा नहीं होती तब तक उसको अधूरा माना जाता है। तो इसलिए घर में कोबर बनता है, नैना जोगिन बनता है, बहुत तरह के है जो हम लोग। जी, जब आपकी शादी हुई तब ससुराल में पेंटिंग को लेकर के कोई रोक टोक तो नहीं था? वहां से आपकी कला यात्रा कैसे आगे बढ़ी? हाँ, तो मैं छोटी थी जरूर, एज मेरा बहुत कम था, माने उसके बाद 12 वर्ष के बाद 1 साल 2 साल तो इससे गुजर जाता है। उसके बाद मेरे परिवार में एक लड़की की शादी हुई। उस शादी में हमने कोबर में चित्र सब बनाए और कागज पर चित्र बनाए और चिपकाए, जो काम था वो सब किया। तो वहाँ के लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि इसको बहुत अच्छा गुण है कि, तो हमने बताया कि हम अपनी माँ से सीखी है। वैसे जो भी काम कभी कभी जो चित्रकारी का जो पड़ता था हमारे परिवार में, वो हर संभव कोशिश करती थी मैं बनाती थी, क्योंकि ये जो चित्र है ये हर औरत को, सभी औरत नहीं बनाती हैं, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को हुनर ज़्यादा है, किसी का कम है। आज जैसा नहीं है कि अभी जिसका नहीं आता है वो ट्रेनिंग ले लेते हैं, स्कूल में पढ़ाई होता है, बहुत तरह का अभी जो रास्ते खुल गए हैं उसको सीखने के लिए, समझने के लिए, इस तरह पहले नहीं था। तो और धीरे धीरे 1970 में 68 हाँ लगभग 68-69 में ललित नारायण मिश्रा वो रेल मंत्री थे, हमारे भारत सरकार का रेल मंत्री थे उसमें। तो उन्होंने घूम करके देखा कई जगह कि जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा का पेंटिंग है अलग, यहाँ का यूपी का पेंटिंग है अलग, उसको देखने से पता चलता है कि ये यूपी का पेंटिंग है। और जो जितना भी प्रांत है दूर दराज का, उसको पेंटिंग बताती है कि ये पेंटिंग कहाँ का है।
तो उनको मन में आया कि हमारा बिहार में जो पेंटिंग है, जो ब्याह शादी में इतना महत्व रखता है कि बिना पेंटिंग बनाए विवाह संपन्न नहीं होता है, तो क्यों नहीं इसको बाहर लाया जाए। वो तो घड़े में रहता है, घड़े तक है, और दीवार में चित्र में बनाते हैं मिट्टी के दीवार में, फिर उसको खराब हो जाता है, फिर दूसरा बनता है। वैसे कि हर फेस्टिवल में, जैसे बच्चा जन्म लेता है, उसका मुंडन होता है, मुंडन में दीवार पर चित्र बनता है, चूड़ाकरण होता है उसमें भी बनता है, शादी में बनता है, लड़की हो या लड़का हो। तो इस चित्र को, इतना महत्वपूर्ण चित्र है, इसको क्यों नहीं, मिथिला आर्ट को क्यों नहीं हम बाहर करें। बहुत बड़े योगदान ललित नारायण मिश्रा का। उन्होंने, इंदिरा गांधी उस समय थी प्रधानमंत्री, तो वहाँ प्रधानमंत्री से जाकर के इस तरह से किसी मीटिंग में ये बात रखे, और इंदिरा गांधी को बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने पुपुल जयकर को कहला भेजा कि इसका अन्वेषण किया जाए, जिस तरह से भी हो, कि कहाँ पर मिथिला है और ये मिथिला का कौन सी चित्रकारी है। तो पुपुल जयकर, ये एक नाम था, अभी मैं भूल रही हूँ, उनको भेज करके भास्कर कुलकर्णी को बुला करके, उसको कलाकार थे बॉम्बे का, तो उसको बुला करके कहा कि आप जाओ और वहाँ पता लगाओ कि वहाँ का कला क्या है, कैसा है, उसको आप। तो भास्कर कुलकर्णी और उपेंद्र महारथी यहाँ बिहार से, वो महारथी भी बहुत बड़े कलाकार थे, और वो दोनों मिल करके बिहार आते थे हम लोगों के घर घर जा करके मिथिला में वो देखते थे और उसके विषय में पूछते थे सबसे। बहुत दिन तक ऐसा ही चला। उसके बाद धीरे धीरे माने भगवती की कृपा है कि इतना तेजी से हमारा आर्ट का जो विस्तार हुआ और पसंद किया गया, जो भी जहाँ भी कदम रखे उन लोगों ने सब स्वागत किया और हम लोग भी उसको सराहना किए। और उसके बाद वो वहाँ से पेपर लेकर के देने लगे, जिसको समझ में आया कि ये कलाकार है तो छोटा बड़ा पेपर देने लगे, आप इस पर बनाइए दिखाइए। तो पेंटिंग तो बहुत लोग बनाए, लेकिन जगदम्बा देवी बहुत वृद्ध औरत थी, वो उसके घर में शादी हुआ था उसकी देवर का, तो वो दीवार के चित्र भी दिखा दिए और उस पर कागज पर भी बना दिए। वैसे ही और उसका बहू लड़की वहाँ का जितने भी लोग थे, औरत लोग सब बना। तो इस तरह से उसको धीरे धीरे इस गांव उस गांव वो घूम घूम करके तो समझ में आ गया कि इसी तरह से हर घर का ये रीति रिवाज है यहाँ का। तो समझ में पूरा आने के बाद घर घर घूम करके, गांव गांव घूम करके, गली गली जा करके वो कलाकारों को खोजा, देखा और इसी तरह से इसका विस्तार हुआ। पहला जैसे कि इतना महत्व दिया गया कि जगदम्बा देवी को अभी जो नेशनल अवार्ड मिलता है, कलाकार परेशान रहते हैं, 10 बरस 12 बरस 15 बरस प्रयास करते हैं, कहाँ कहाँ उसको जमा करते हैं, तब नेशनल अवार्ड मिलता है, पद्मश्री मिलता है इत्यादि और अवार्ड। जगदम्बा देवी के वो पेंटिंग तो दीवार में था थोड़ा, उसको फोटो ले जा करके भास्कर कुलकर्णी और महारथी जी इंदिरा गांधी को दिखाए और वो नेशनल अवार्ड दे दिया, उसको बुला करके सैंक्शन कर दिए पुपुल जयकर। कोई
अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप पेंटिंग के लिए कहाँ गए? मैं जी, भारत में कहाँ पेंटिंग की है, एग्जीबिशन की है? जा करके, अच्छा मैं एग्जीबिशन में भारत में बहुत जगह गई थी मैंने। हम देखिए पटना तो है ही, पटना घर से बाहर दिल्ली तो कई बार गए हैं, कोई याद नहीं है कि 200 बार गए हैं या 300 बार गए हैं, क्योंकि रास्ता है वहाँ से। और वहाँ तो हमारा हेड ऑफिस है हैंडीक्राफ्ट। तो दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़, मुंबई बहुत बार गए हैं। यहाँ भारत सरकार का दिल्ली में CCRT के द्वारा मैं बहुत स्कूल के टीचर्स और बच्चों को मैंने सिखाई। हमने उसको एक काउंटिंग किया तो ये कितने को हमने सिखाई है, तो 49,000 को हमने अभी तक, बच्चा से लेकर के गर्ल और जेंट्स भी इसमें है और लड़कियां भी है। तो उसको टीचर्स है वहाँ CCRT में जो सिखाया गया भारत सरकार के द्वारा, इतने लोगों को हमने इसका शिक्षा दी। जापान गए हम 7 बार, वहाँ भी बच्चे लोगों को सिखाए। संडे को वहाँ पर मैं स्कूल में प्रोग्राम रहता था हर संडे को, तो उसमें वहाँ भी हमने सिखाया। तो इस रास्ते में कला के माध्यम से, जैसे कि हम सीखे, अपनी माँ से सीखे, और यहाँ ससुराल में भी मैं बनाती रही, और बाद में थोड़ा मौका मिला तो बिक्री भी किया, लेकिन कम किया। मैं ज़्यादा नहीं बनाती थी, लेकिन हमको ये महत्व, ये अपना एक मकसद था कि अगर पेंटिंग बनाएंगे तो कम बनाएंगे, महीना में हम एक ही बनाएंगे या आधा बनाएंगे थोड़ा, लेकिन अच्छा हो। ये नहीं कि बहुत बनाएंगे, ये नहीं, ये मकसद नहीं था। तो इसलिए मैं बनाए तो और इतने लोगों को हमने सिखाई घर पर। भारत सरकार के द्वारा हम 7 बार ट्रेनिंग दी, 6 महीना के और साल भर का। तो चूंकि मैं बचपन से बना रही थी, तो हैंडीक्राफ्ट का जो 70 में मधुबनी में ऑफिस खुला, उसमें पहला असिस्टेंट डायरेक्टर HP मिश्रा नियुक्त किए गए थे। और HP मिश्रा बहुत ही ईमानदार और अच्छा डायरेक्टर थे। वहाँ पर मैं घर घर से कलाकारों को, बहू को, हमारा रिवाज था कि बहू किसी से बोलती नहीं, हम लोग किसी पुरुष से वहाँ पर मैं कि बाहर से जो आते हैं उनसे बात नहीं करती। लेकिन इस तरह से वो अपनापन और भाई बहन के रिश्ता दिखा करके उस समस्या का भी हल निकाल दिया, और हम लोगों से बातचीत की। हम इसी तरह से हम आगे बढ़े। और यहाँ हमको विदेश में आपने कहाँ पेंटिंग की? विदेश में नेशनल अवार्ड हमको 1980 में मिला। उसके बाद हमको यहाँ जर्मनी जाने का भारत सरकार से मौका मिला। जर्मनी गई, और जर्मनी के बाद मेरे कुछ समस्या आ गई, तो 1-2 बार हमको मिला था प्रोग्राम, लेकिन मैं जा नहीं सकी। उसके बाद जापान जाने लगी। जापान तो मिस्टर हासेगावा आने लगे, और वो सोचा कि हम वहाँ जापान में मिथिला म्यूजियम बनाएंगे।
तो पहली बार जब आए घर पर, हमारे घर पर ही गए कि आप जापान चलिए, वहाँ पर बनाइए। पहले तो पेंटिंग ले गए बहुत सारे, और उसको जो भी उपयोग करना था उनको पब्लिक को दिखाना था, वैसे कर। तो बाद में मुझसे बोला, तो हमने कहा कि हम जापान नहीं जा सकते हैं, नहीं जाएंगे, क्योंकि एक पहला समस्या था कि वहाँ पर मैं जिस कलाकार को वो ले जाते थे 3 महीना के वीसा पर, उसको 6 महीना रखते थे। ज़्यादा से ज़्यादा काम एक बार में कराना चाहते थे। कोई उसका बुरी विचार नहीं था, अच्छा विचार था, और उसको आगे बढ़ना चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बनवाएं, काम कराएं, म्यूजियम बनाएंगे। तो 89 में हम गए पहली बार जापान। वहाँ से जब एक बार जापान गई तो फिर वो तो अगले 6 महीना हो गया, फिर मैं इंडिया आने का मेरा वक्त हो गया, तो फिर अगले साल के लिए 6 महीना के लिए वो सैंक्शन करा लेते थे। इसी तरह से 7 बार जापान हमको जाना पड़ा, और इधर 3 देश का हमारा, अमेरिका का, एक फ्रांस का, और एक जगह और था, 3, हमको सब कुछ बन चुका था, वो कैंसिल करना पड़ा। इसलिए हम 2 देश गए बस, जापान। तो जापान हमको ज़्यादा समय वहाँ पर में, और जापान का जो म्यूजियम बना, तो जापान में पहले जब वहाँ से जब आने लगे तो डिस्कशन बहुत, पहले तो दूसरे कलाकार को ले गए, लेकिन दूसरी बार आए तो कहा कि आपको जाना पड़ेगा। हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जर्मनी गई तो कुछ डिस्टर्ब हो गया, मुझे स्किन का प्रॉब्लम हो गया, तो इसलिए हम नहीं चाहती थी कि मैं फिर विदेश जाऊं। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रॉमिस किया कि हम जाएंगे, आप चलिए, हम आपका इलाज कराएंगे। तो फिर जापान जाने के लिए, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बता दूं आपको कि जापान जब गए हम, जैसे कि हम 7 बार गए, और कई कलाकार 6 बार गए, 7 बार गए, करीब 8-10 औरतें मिल करके उसका काम करते रहे म्यूजियम के लिए। तब जाके वहाँ पर में म्यूजियम, तो सब सोचते, जब भी कहते कि जापान गए हैं, तो सब लोगों के मन में ये होता है कि पैसा तो खूब मिलता होगा। तो ये एक बहुत पॉइंट वाली बात है ये। हम लोग पैसा के लिए नहीं गए। वो हासे का बात जो है, वो कहा, स्पष्ट कहा हमारे घर पर कि हम एक पब्लिक है वहाँ का, साधारण पब्लिक है, हम गरीब परिवार के रहने वाले हैं, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने यहाँ से पेंटिंग ले जा करके जापान में एग्जीबिशन लगा करके आप लोगों का पेंटिंग वहाँ पर मैं बेचा। वहाँ पर बहुत पसंद किया गया, और हमने बताया कि ये पेंटिंग जो है वहाँ का औरतें, मिथिला की औरतें, इंडिया में उपरांत मिथिला की औरतें फ्री हैंड बनाती हैं, कलर स्वयं बनाती है, नेचुरल कलर है। तो हमारे वहाँ का पब्लिक जो है पसंद तो बहुत किया, लेकिन विश्वास नहीं किया कि नहीं, ये तो छापा जैसा लगता है, ये आप कैसे बता सकते हैं। तो उसमें जो वहाँ का ये कलेक्टर जो होता है, माने हर सिटी का, तो वो लोग बताए हमको, ऑफिसर लोग बताए कि आप उसको ला करके यहाँ जापान ला करके औरत को यहाँ पर मैं बना करके डिमॉन्स्ट्रेशन करा करके दिखाइए, तब हम जानेंगे कि सही में ये हैंड
हैंडमेड पेपर के ऊपर फ्री हैंड काम किया है। तो ये हासे का बोला कि मैंने कहा कि मेरे पास तो पैसा नहीं है कि उसको आने जाने में या यहाँ हम एडजस्ट करने में हम सक्षम नहीं हूँ। तो सिटी के जो ऑफिसर्स सब वहाँ पर में, तो वो लोग उन्होंने कहा कि हम मदद करेंगे आपका। वो ऐसा ही बोला हम लोगों से कि हमको मदद मिलता है। अब कैसे मिला ये हम लोगों को कोई पता नहीं है। अच्छा, उपेंद्र महारथी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? महारथी जी से? जी, अगर कुछ ध्यान आ रहा हो तो जरा बताइए। महारथी जी से हमको मुलाकात हुई 70-71 के आसपास। उनका एक सर्टिफिकेट है मेरे पास, उन्होंने मेरा एक सर्टिफिकेट दिया। दूसरों से भी माने एक और कलाकार है, उनसे पेपर तो है हमारे पास, हम दिखा देंगे उसमें उनका सर्टिफिकेट। तो उसके लिए भी लिखे, अपने खुद भी दिए एक सर्टिफिकेट। और एक किसका नाम है कलाकार को, बड़े कलाकार का, कि उनको भी लिखे कि इसको सर्टिफिकेट दीजिए। इसका पेंटिंग लगता है कि हर एक लाइन जो है उसको जैसे कि अब बोल देगी, इस तरह से वो लिखे हैं। मुलाकात कहाँ हुई थी? मधुबनी में ही? नहीं, मधुबनी में पहली बार हुई थी, लेकिन उन्होंने बुलाया। सभी कलाकार आते थे पटना, तो हम तो उतना नहीं आ सकती थी। हम लोगों का रीति रिवाज, हमारे माहौल दूसरा था। हम लोग अकेले कहीं नहीं जाती थी। तो बाद में उसके यहाँ गई थी 1-2 बार। तो उसमें वो बताए कि मैंने हमेशा से मैं अलग थोड़ा, और जो ग्रुप जो था मिथिला पेंटिंग के कलाकारों का, उससे थोड़ा हट करके मैं बनाती थी। माने देरी से बनाती थी पेंटिंग। ये नहीं है कि अब शुरू किए उसी में लग करके हम 1 दिन या 2 दिन में तैयार कर लेते। नहीं, हमको 2 महीना भी लगता, 6 महीना भी लग जाते। बाद में हमारे लड़के का शादी हुई, तो हमारी बहू आई, छोटा छोटा बच्चा सब था, बहुत बहुत तरह का परेशानियाँ। उपेंद्र महारथी संस्थान से आप पहली बार कब जुड़े? संस्थान में मतलब पहली बार कब संपर्क? जी 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 जी, जब शुरू हुआ मिथिला पेंटिंग, जब उन्होंने ये बनाने लगे, बहुत सारे औरतें हर गांव में जब बनाने लगे, तो वहाँ से सप्लाई होने लगे। तो ज़्यादा तो सबसे पहले बिहार से ये महारथी का संस्थान है दीघा में, वहीं से आदमी आते। और बहुत सारे लोग, जैसे जिसबारपुर के औरतें और पुरुष भी दोनों साथ मिल करके जाते, बहुत सारे ले जाते और वहाँ बेचते थे। हम भी बेचे, हमको बुलाया गया तो हम लगभग 20-25 पेंटिंग हम भी बेचे उनसे। तो उस समय में सेन गुप्ता साहब थे डायरेक्टर यहाँ का, बंगाली। तो हमको बहुत इज्जत करते थे और हमारा पेंटिंग का कुछ अलग, नंबर 1 का 22 रुपया था। उसके बाद किस साल माने 70 में तो शुरू हुआ है, 71, 72, 73 ऐसे करके हमको, जैसे मिश्रा जी जब बैठे यहाँ पर में, HP मिश्रा मधुबनी ऑफिस में, तो हमसे बोले कि आप पेंटिंग बना करके पटना में जमा कीजिए, वहाँ पर में अवार्ड दिया जाता है। तो हमने स्पष्ट कर दिया कि ये संभव नहीं है। एक तो हम लोग घर से बाहर नहीं, आंगन से बाहर नहीं जाते हैं, ये कंपाउंड से। अगर जाएंगे भी घर से बाहर तो पटना नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा, सलाह दिया कि आप घर में बनाइए, हम आदमी भेज करके आपका पेंटिंग मंगा लेंगे और हम पटना भेज देंगे।
तो वही भेजे। इसमें सालों साल हस्तशिल्प सप्ताह चलता था यहाँ पर में, दिसंबर में 15 दिन का, पटना में महारथी अनुसंधान केंद्र से हस्तशिल्प सप्ताह। तो उसमें सभी तरह के कलाकार और सभी तरह का आर्ट सब लोग आते थे लेकर के, और बहुत अच्छा था। एक दो बार हम आए, हमको बुलाया गया अवार्ड देने के लिए, तो हम आए थे यहाँ पर में। तो उसमें पेंटिंग सब यहाँ पर में सब बेचते थे। उसमें किस चीज पर बोल रही थी मैं? हस्तशिल्प सप्ताह पर। हाँ, तो उसमें हमारा पेंटिंग जो मिश्रा जी भेजते थे उसमें सिलेक्शन होता था। तो 71 के बाद से 76, 77, 78 हर एक किसी साल 1-2 साल बीच में ड्रॉप हो गया, नहीं मिला, लेकिन 5-6 अवार्ड हमको मिला साल साल। तो वही बोलते थे, जब उसको उनको खबर आता था एचपी मिश्रा को, तो हमको फिर खबर करते थे। तो हम जा करके उसको, किसी बार वो अपने खुद ले आते, किसी बार हमको जाना पड़ता था, तो मैं पटना आती थी। सालों बाद टोक्यो हासेगावा से आपकी मुलाकात हुई बिहार म्यूजियम और उमसास के कार्यक्रम में। जी जी, आयोजन पर आप कुछ कहना चाहेंगी? बहुत आनंद आया। यहाँ पटना में उपेंद्र महारथी संस्थान से जो कार्यक्रम हुआ, और हमारे एक हम दिग्गज कहें कि माने बहुत ही अच्छे असिस्टेंट डायरेक्टर अशोक कुमार सिन्हा जी हम लोगों को ये बुलाए हैं। और मधुबनी भी जाते थे तो बहुत घर घर जाकर के सब कलाकार से मिलते हैं, और तो वहीं यहाँ आए हैं और ये प्रोग्राम किए हैं। बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हर एक बहुत तरह के कलाकार, जहाँ जहाँ जिसको भी खबर लगा उसको खुद भी आए हैं, और यहाँ से बुलाया भी गया है। उसमें हासेगावा आए हैं, मैंने 5 विदेशी आए हैं इसमें। तो हमको बहुत ही आनंद आया है, क्योंकि हम सोचते हैं एक थोड़ी देर के लिए कि अगर वो मिथिला म्यूजियम जापान में जो बनाए, और यहाँ से औरतों को ले जा करके, हम लोगों को ले जा करके जो वहाँ पर में वो कायम किया मिथिला आर्ट का ये म्यूजियम का, तो अगर वो नहीं बना होता तो शायद इस तरह का न चर्चा होता, न हमारे यहाँ पर में बिहार में ये बनता। हम जब 7वां बार वहाँ से आने लगे तो टेबल पर मैं भी मैट्रिक की थी, और मेरा भी टूटा फूटा इंग्लिश और जापानी का भी टूटा फूटा इंग्लिश था। तो हम लोग बात कर लेते थे कि हम जो बोलती थी वो समझ लेते, वो जो बोलते थे हम समझ लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो उन्होंने कहा, हासेगावा जी कहा, उन्होंने पूछा कि अब कब आइएगा आप? हमने कहा कि हम अभी नहीं बता सकते हैं, शायद ऐसा हो, बच्चा बुच्ची है तो इसलिए हम नहीं भी आएंगे, अभी नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम भारत सरकार को बताएंगे कि आपके देश में एक एरिया है जिसका नाम मिथिला है, वहाँ से कलाकारों को ला करके मैंने जापान जैसे देश में मिथिला म्यूजियम खड़ा किया है। लेकिन आपके देश में किसी भी म्यूजियम में एक भी इन कलाकारों का पेंटिंग, मिथिला लोक चित्र का पेंटिंग कहीं भी नहीं लगा हुआ है। आने वाले जनरेशन जापान आकर के आप लोगों का पेंटिंग यहाँ पर में देखेंगे। इस तरह का जब हम आए तो यहाँ पर में
दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, इलाहाबाद, यहाँ पर मैं हर एक जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, डायरेक्टर थे, जहाँ पर मैं जाती थी, बुलाया जाता था, तो मैं आग्रह करती थी, उनसे अनुरोध करती थी कि सर मुझे ऐसा कहा जापानी डायरेक्टर हासेगावा, आप लोग बनवाइए और हम लोगों का एक भी चित्र उसमें, अभी भी हम लोग का चित्र उसमें रखिए म्यूजियम में। अब तो बिहार में म्यूजियम बन गया, आपका चित्र भी वहाँ है। हासेगावा की बात अब सही नहीं होने जा रही है ना? नहीं नहीं, सही नहीं होने जाता, उस बहुत बड़ा हो गया। उसका तो उन्होंने खुद बोला, वो झूठ नहीं बोलता था, एकदम साफ। वो तो एक तो कहा कि हम गरीब हैं, और नीचे में रहते थे गांव में, पहाड़ के ऊपर। कहा कि हम तो गरीब हैं, एक पब्लिक है यहाँ पर में, यहाँ स्कूल था इस पहाड़ पर में पहले। और जब उस प्रोग्रेस किया, जापान भी तो पहले देहात जैसा था, जब बाद में जब प्रोग्रेस किया जापान में, हम देख के आए हैं कि दीवार सब, जैसे यहाँ पर में टाट का दीवार होता है, और ये क्या गेहूं का जो भूसी होता है उसको मिट्टी में मिला करके उसको पोताई करते हैं, उसको सूखने के बाद उसको लिपते हैं, उसी तरह का दीवार से निकलता था। वो खोद करके देखते थे कि हाँ ऐसा ही ये। तो कहा, हासेगावा कहा कि तो ये जब प्रोग्रेस हुआ जापान का, या नीचे शहर बना, तो ये परिवार ये इसको छोड़ करके नीचे चले गए। तो हमने कहा कि उनसे अनुरोध किया कि ये बहुत अच्छा जगह है, इसको हमको दे दीजिए, हम इसमें म्यूजियम बनाएंगे। वहाँ के कलेक्टर से जा करके मिल करके सब कुछ तय किया सरकारी, और उन्होंने मुझे वो दे दिया दान में। तो उसमें मैं म्यूजियम बना रही हूँ। वो बहुत बड़ा लकड़ी का है वहाँ पहाड़ पर में, और उसमें रखे हैं मिथिला आर्ट रखे हैं। दूसरा आर्ट तो शायद एक दो होगा, यही बार्ली पेंट है, और कुम्हार का जो चलता है हमारा, लाला पंडित वगैरह वो सब बनाते हैं, वो है। हमारे जो यहाँ जो बना है ये तो अद्भुत बना है हमारे बिहार का। हमारा सारे मनोकामना पूर्ण हो गया एकदम। मेरा पेंटिंग भी एक लगाए हैं साहब लोग 2 साल पहले बनवा करके। जैसे भी हुआ कहा कि नहीं, जैसे भी हुआ आप बनाइए। अब तो हम फिर इसी तरह से उसको तैयार करके दिए हैं। बिहार की लोक कलाओं को आगे बढ़ाने में उपेंद्र महारथी संस्थान का क्या योगदान मानते हैं? बहुत योगदान मानती है। माने वो तो पहले तो था, महारथी जी को गुजर जाने के बाद महारथी जी पहले सबको समेटते थे। कलाकार लोग उन्हीं के यहाँ जाते थे, घर पर भी जाते थे। एक बार हम भी गए थे वहाँ पर। लेकिन उसके बाद तो थोड़ा ये हो गया कि मैंने बहुत दिन तक, लगभग 10-12 बरस तक तो एकदम सुना सुना हो गया। मैंने मरनासन हो गया, ये तो संस्थान में कुछ था ही नहीं। हम वैसे नहीं जाते हैं कहीं, बिना बुलाए या बिना काम के हम वैसे नहीं जाते। तो हमको पता चला कि वहाँ तो कुछ नहीं है एकदम बिल्कुल। लेकिन जब से ये अशोक कुमार सिन्हा बने हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, उनके हाथ में आया है, तो एकदम उसको बिगुल फूंक करके जैसे कि आगे बढ़ाते हैं, बहुत तेजी से बढ़ा है। वो कलाकारों को गांव-गांव जा करके, घर-घर जा करके उससे मिल करके, अथवा किसी के द्वारा उसका बुला करके कलाकारों से साक्षात्कार किया, उसके बारे में लिखे, उसके बारे में किताब निकाले। 2 साल पहले हम लोगों का जीवनी लिखे हैं किताब। और बहुत कुछ यहाँ हमको तो याद भी नहीं है, उतना सब भूल जाते हैं। और हम क्या बताएं, हम बहुत खुश है।
अब और माने उम्मीद नहीं था कि हम ये देखेंगे। हमको देखने को लगता है कि हम म्यूजियम को देखते रहे। बहुत अच्छा बना है और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं साहब सबको। जी बहुत बहुत शुक्रिया।